इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ और डिवाइसेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, है ना, जो सर्किट के लिए उपयोगी साबित होगा। देखें, रिक्वायरमेंट जो थी पहले, उसमें कुछ डिवाइसेस जो सर्किट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें कुछ डिवाइसेस हम लोग बना चुके हैं। कौन से? जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस कॉइल। पर्पस भी मालूम हो गया है। रेजिस्टेंस का पर्पस आपको मालूम है, करंट को कंट्रोल करना और हीट बनाना, हीट डेवलप करना। कैपेसिटर और इंडक्टेंस कॉइल दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते थे, लेकिन फर्क था, एक स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता था और एक काइनेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पर्पस, उसका फंक्शनिंग भी हम लोगों ने देख ली। अब एक अभी रिक्वायरमेंट बनेगी आगे सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है वाल्व बनाना, सर्किट के वाल्व क्रिएट करना। और आगे चल के एक और रिक्वायरमेंट रहेगी, वो वाल्व जो होता है वो पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है वाल्व, उसकी फंक्शनिंग वही बताते हैं क्या है। और आगे चल के एक ट्रांजिस्टर बनाना है। तो इससे आगे के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनेंगे, तो बहुत यूजफुल डिवाइसेस होंगे। अब आती है बात कि ये जो बात की है वाल्व की, ये है क्या? ठीक है, तो वाल्व की फंक्शनिंग सर्किट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, तो चलते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी पे आते हैं। हमें एक वाल्व बनाना है, तो एनालॉजी जो है हम लोग करते आए थे सर्किट की एनालॉजी, किससे? पानी के जरिए, पानी के फ्लो के, वाटर के फ्लो के जरिए हम लोग समझते थे इस बात को। कैपेसिटर में भी हमने दिखाया था कि कैपेसिटर जो है कैसे बिहेव करेगा, जैसे कंटेनर की तरह बिहेव करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। रेजिस्टेंस कैसे होगा? जैसे टैप है, तो टैप में जो टैप जो है उससे आप रेजिस्टेंस और इंसुलेशन दोनों क्रिएट कर सकते हैं। टैप को अगर थोड़ा सा ओपन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, टैप को अगर पूरा ओपन कर देंगे तो कंडक्टिविटी क्रिएट कर देगा, टैप बंद कर देंगे ऐसे तो वो इंसुलेशन क्रिएट करेगा। तो वही, उससे एनालॉजी से जरूर बात समझ में आती है। तो वाल्व क्या होता है? तो चलते हैं पानी के फ्लो में वाल्व का क्या काम है, हमें सर्किट में फिर क्या जरूरत पड़ेगी वाल्व की। देखें, एक मैकेनिकल वाल्व हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। ये एक पाइपलाइन है और उसमें एक वाल्व बना हुआ है। इसमें वाल्व क्या है? एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और एक ब्लॉक है जो इसे रोक सकता है ना, इसके मोशन को। तो अगर ये घूम सकता है ये, तो उसी तरफ घूमेगा, इधर नहीं घूमेगा। तो इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए जैसे इस पाइप में आप पानी का फ्लो करवाओ, है ना, तो इधर से फ्लो करवाएं, तो होगा क्या? देखें, इधर पानी का जब फ्लो आप करवाओगे तो हाई प्रेशर यहां से हुआ, तो पानी का फ्लो उधर होगा। तो ये प्रेशर जाके जब इसमें पड़ेगा तो ये वाल्व को खोल देगा, तो वाल्व ऐसे घुमा तो पानी उधर निकल गया। तो वो जो जब प्रेशर बन रहा है, तो जब ये वाल्व खुलता है तब पानी आगे बढ़ता है, आप देखो, है ना, ये वाल्व। ठीक, तो ये इस तरफ से फ्लो दे रहा है। अब बात आती है कि ये वाल्व का मतलब क्या है। वाल्व का मतलब है कि ये सिर्फ एक तरफा फ्लो दे। ये इस तरफ का फ्लो तो दे रहा है, लेकिन अभी पानी उधर से आप भेजोगे तो ये फ्लो नहीं होने देगा। कैसे? देखें, अगर मान ले पानी का फ्लो इधर से हो जाए, ये रोक देगा। पानी का फ्लो अगर आप इधर से करोगे तो रुक जाएगा। क्यों रुक गया? ये उधर घूम ही नहीं सकता क्योंकि ये ब्लॉक लगा हुआ है। तो ये वाल्व का काम किया। हम लोग जो सर्किट पढ़ेंगे उसमें वाल्व की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने एसी सर्किट देखा, तो एसी में तो करंट दो तरफा होती है, लेकिन जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं मोस्ट ऑफ दी जो केसेस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो डीसी पे चलता है, डायरेक्ट करंट पे। तो हमें उस एसी को बदलना पड़ता है डीसी में, तो उसके लिए रेक्टिफायर इस्तेमाल होते हैं। तो रेक्टिफायर कुछ नहीं है, वो वाल्व ही है। तो वाल्व हमें बनाना है। तो वाल्व बनाने में ये है कि उसमें ये होगा कि एक सर्किट है जिसमें दोनों तरफ करंट चल रही है, हमें एक तरफा करंट बनानी है। तो उसमें क्या करेंगे? फिर तो करंट को एक डायरेक्शन से हम अलाउ करेंगे और दूसरे से वो रुक जाए। घर में ये वाल्व लगे होते हैं, पानी का जो सप्लाई होता है उसमें वाल्व लगा होता है, खासतौर से टॉयलेट में और किचन में। आप कभी नहीं चाहोगे कि टॉयलेट से पानी जो गया वो लौट के आए। टॉयलेट से जो पानी चला गया, जो भी गया, वो लौट के नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर वहां पे वाल्व लगाना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, कभी पानी ज्यादा बारिश हुई तो वाटर लॉगिंग बाहर हो जाती, तो उधर जो है प्रेशर बढ़ गया पानी का, उधर ऊपर चला गया लेवल, तो उल्टा फ्लो भी हो सकता है। तो हाँ, उससे बचने के लिए वाल्व लगाया जाता है वहां पे, ऐसा ही कुछ वाल्व बनता है। ठीक, तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करेंगे तो उसमें एसी जो दो तरफा फ्लो हो रहा है उसको एक तरफा बनाएंगे, तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह के वाल्व की। वाल्व का फंक्शनिंग आपको समझ में आई बात। तो वाल्व इसमें आपने देखा, फिर से देखें कि इधर से ये फ्लो दे रहा है,
लेकिन उस तरफ से फ्लो ये रोक देगा उधर से। फिर एक बात और आती है कि ये जो वाल्व बन रहा है, क्या इसमें वाल्व की पावर बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि वाल्व को ओपन करने के लिए आपको हाई प्रेशर चाहिए है। तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ेगी कि वाल्व जो है आसानी से ओपन हो या थोड़ा मुश्किल से, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर की बात होती है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि हम रोकना चाहते हैं पानी को, इतने प्रेशर तक पानी जो है ना बहे, अब इससे ज्यादा प्रेशर हो तो फ्लो मिले, तो उसमें वाल्व में स्ट्रेंथ दी जाती है। कैसे देखें, उसमें क्या करें, वाल्व में एक स्प्रिंग लगा दें था। स्प्रिंग क्या करेगा, इसे ओपन होने से रोकेगा, है ना, उधर से स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो अब ये जो वाल्व है ना, अब थोड़ा मुश्किल से खुलेगा ओपन होगा। आप हाई प्रेशर लगाओगे तो ओपन होगा, लेकिन स्प्रिंग को दबा के ओपन होगा ना, तो स्ट्रेंथ बढ़ गई इसकी। तो यहां पे प्रेशर जो पहले वाला प्रेशर था ना, उससे ज्यादा प्रेशर देना पड़ा। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम वाल्व बनाएंगे तो एक तरफा फ्लो तो हो, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि वो फ्लो जो है हम डिसाइड करें कि किस वोल्टेज वैल्यू पे वाल्व ओपन हो। ये प्रेशर की एनालॉजी क्या चलती है, वोल्टेज, है ना। तो हम वोल्टेज जो डिफरेंस लगाएंगे, हाई प्रेशर यहाँ लो प्रेशर, तो हम जो प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हैं या वोल्टेज जो लगा रहे हैं वो किस वोल्टेज पे ओपन हो। क्या ऐसा वाल्व हो जो आसानी से ओपन हो जाए, जिसे आइडियल वाल्व बोल रहे हैं, बहुत आसानी से ओपन वाला होने वाला वाल्व देखा आपने, तो पोटेंशियल कम या जीरो की जरूरत पड़ेगी, जीरो पोटेंशियल पे भी ओपन हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब भी ओपन हो गया आसानी से एक तरफ से। या हमें चाहिए कि पोटेंशियल जो है 5 वोल्ट पे ओपन हो, 7 वोल्ट पे ओपन हो, या जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, 0.3 है, 0.7 है, ऐसे भी होता है वोल्टेज जो भी होता है, तो उसमें ओपन हो, तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जैसे स्प्रिंग लगा के स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, और स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप ये कर सकते हो, डबल स्प्रिंग लगा दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो इसे और हाई प्रेशर चाहिए ओपन होने के लिए, लेकिन उधर से पानी को रोक देगा। ये है फंक्शनिंग वाल्व की। ठीक, अब आप ये बताओ कि वाल्व तो ये हम लोग पानी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ है कि इस पूरे पाइप में एक जगह अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो उसमें हमें चार्ज के फ्लो को रोकना है, इसी को लगा दें क्या? नहीं ना, हाँ हाँ, बहुत कुछ इसी को लगा दिया जाता, क्या बात थी नहीं। तो उसमें अब वाल्व जो है, वाल्व जो लगा जाएगा उसमें रिक्वायरमेंट होगी किसे, चार्ज को रोकने की, क्योंकि करंट तो चार्ज से डिफाइंड है। अब चार्ज को रोकने का काम कौन करेगा, तो चार्ज को रोकने का काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है। तो इंतजाम जानते क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे कि ये जो कंडक्टर होगा, जो भी होगा, है ना, जो सर्किट होगा, उसमें बीच में कहीं पे इस तरह का इक्विपमेंट लगाएंगे कि एक लोकलाइज फील्ड क्रिएट हो जाएगा। लोकलाइज फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ही रहे हमें, पूरे में नहीं। ऐसे तो क्या होता है कि आप जैसे ही सर्किट लगाते हो तो पूरे कंडक्टर में फील्ड फैल जाती है, हर जगह चार्ज दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन हमें चाहिए एक लोकलाइज फील्ड, एक ऐसी फील्ड जो एक तरफा हो। तो पता चला, मान लें जैसे थोड़ी देर के लिए हम एक फील्ड बनाई इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया में, अब इधर ऐसे फील्ड लग गई। अब सोचिएगा जरा, पॉजिटिव चार्ज से देखे फ्लो आसान होगा ना, वैसे तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, पॉजिटिव से देखिए। तो मान लें जैसे ये फील्ड लगा दी, ओके ऐसे लगाते हैं फील्ड, मान लें ऐसे फील्ड लगा दी, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से चला तो ये फील्ड उसे सपोर्ट करेगा, क्यों, फोर्स उधर देगा तो इधर फ्लो कर देने देगा, उधर चला गया। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज उधर से आया तो अपोज करेगा, ये पार नहीं कर पाएगा। इसे पार इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये उल्टा फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो उधर से आने में दिक्कत होगी, इसे इधर से जाने में आसानी होगी। तो फील्ड क्या करेगा, एक वाल्व का काम करने लगेगा, तुरंत वाल्व बन जाएगा। वो एक तरफा फ्लो देगा, दूसरी तरफ से रोकेगा, यही तो चाहिए था। तो बात ये आती है कि हम सिर्फ इतने हिस्से में फील्ड कैसे क्रिएट करें, लोकलाइज फील्ड, ये प्रॉब्लम का विषय है ना। ऐसे तो हम फील्ड लगा सकते हैं, वो बाहर से सर्किट आपने जोड़ा, पूरे कंडक्टर में फील्ड क्रिएट हो गई, वो नहीं करना है, हमें लोकलाइज फील्ड लेनी है, एक लिमिटेड जोन में वो वाल्व का काम करे। तो अब होगा क्या, देखें, अब रिक्वायरमेंट आपको समझ में आने लगेगी। तो यहां से आगे बात आती है कि ऐसा कौन सा मटेरियल यूज किया जाए जिसमें ये एबिलिटी हो। तो उसमें ये होता है कि कहा जाता है कि अगर वाल्व आपको बनाना है तो फिर आप कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर नहीं, आप सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल करो। क्यों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वाल्व का मतलब है कि हमें न तो हाई कंडक्टिविटी चाहिए न हाई इंसुलेशन चाहिए। देखें, अगर सर्किट में आप कंडक्टर लगाते हैं तो कंडक्टर हाई कंडक्टिविटी देता है, वो हर तरफ से फ्लो करवाएगा, हाई कंडक्टिविटी हो गई।
और इंसुलेटर अगर लगा देते हो तो इंसुलेटर लगा देते हैं तो वो फ्लो को ही रोक देगा। तो यार हमें ऐसा है ना, इसके बीच की अवस्था चाहिए कि ये एक ऐसा डिवाइस बने यहाँ पे कि जो फ्लो भी दे, जब जरूरत पड़े वो फ्लो दे दे, और जब जरूरत पड़े इंसुलेशन दे दे। एक तरफ से फ्लो दे दे, एक तरफ से इंसुलेशन दे दे। तो ये तो कंडक्टर नहीं कर पाएगा। कंडक्टर तो सिर्फ फ्लो देता है किसी भी तरफ से, और इंसुलेटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो रोक ही देगा, सर्किट ही खत्म कर देगा वो। तो इसके बीच की अवस्था, तो सीधी सी बात है कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था, मटेरियल ऐसा चाहिए था जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टिव हो, ना पूरी तरीके से इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर सिलेक्ट किया गया। तो सेमी कंडक्टर से ये बन सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहां तक हम लोग पहुंच गए कि सेमी कंडक्टर से ये वाल्व जो है बनने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं अब सेमी कंडक्टर को उठाते हैं। तो सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी सीखें। क्या चीज देखना होगा हमें सेमी कंडक्टर में? विशेष रूप से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, जिससे कंडक्टिविटी होती है, उसके विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी। कंडक्टर के विषय में मालूम है खूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब कंडक्टिविटी करता है। इंसुलेटर के विषय में मालूम है होते ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी होती ही नहीं। तो सेमी कंडक्टर कैसे बिहेव करता होगा? दोनों तरीके से, है ना। तो जानते हैं सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कभी वो कंडक्टिविटी दे देता है और कभी वो इंसुलेशन दे देता है। तो उसको हमें बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा पहले। तो चलते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर में कैसे पता चले कि इस तरह की अवस्था हो सकती है। उसे रीड करते हैं। तो रीड करने में यह भी बात आएगी कि बेसिकली कंडक्टिविटी आती कहां से, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का मतलब क्या है, देखते हैं। देखें तो सेमी कंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शंस देखिए क्या होता है। तो इसमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हम लोग को, जिसे एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, ये थ्योरी होती है एनर्जी बैंड्स की। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्रीडम के विषय में जानकारी देता है। वो क्या आ रहा है देखें। इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनिट एंड डिस्क्रीट स्टेट्स। ये स्टेट्स जो होते हैं वो एनर्जी स्टेट्स हैं, है ना। बट इन सॉलिड्स एटम्स आर मच क्लोजर टू वन अनदर टू द एक्सटेंट दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम्स, and the energy states become combination of several closely spaced energy levels forming energy bands। एनर्जी लेवल की क्यों बात की गई? पहली बात फ्रीडम के लिए। आप खुद ध्यान दो, जैसे एटम पे ध्यान दो। एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। अब आप ये बताओ कि वो तो कई ऑर्बिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो उस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो फ्री थोड़ी है जो ऑर्बिट में घूम रहा है। फ्री कहाँ से होगा बताएं? सबसे ऊपर वाला, वहां जो ऑर्बिट है ना वो फ्रीडम होगा। क्यों बताएं? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है ना, जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास होगा वो बहुत अट्रैक्शन में होगा, तो उसकी फ्रीडम बहुत कम होगी, उसकी एनर्जी भी निगेटिव होती है काफी। अब याद करो हाइड्रोजन एटम का, तो उसमें एनर्जी लेवल जो डिफाइन किया जाता है उसमें जैसे माइनस आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला, उसके ऊपर ये अब कम होने लगता है। कम होने का मतलब कि निगेटिविटी जो है एनर्जी की कम होने लगी, मतलब अट्रैक्शन। याद आ रहा है? निगेटिव एनर्जी बॉन्डिंग होती, तो वो ऊपर जाते जाते वो एनर्जी कम होने लगती, तो फ्रीडम बढ़ने लगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से फ्री करना है तो उसे बाहर निकल जाने तो मतलब उसकी निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें हो पाता है। जब कंडक्टर होते हैं तो उसमें वो बाहर वाले ऑर्बिट में बहुत फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें यही होगा कि एनर्जी लेवल पे तो डिपेंडेंसी है। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे अगर मान ले जैसे स्टडी करें हम लोग तो कैसे होगा। तो देखें एक दो तरीके की फ्रीडम है। एक तो हायर एनर्जी लेवल में जाने पे फ्रीडम बनने लगती है, और दूसरा ये भी देखा जाता है कि फ्रीडम अपने ही लेवल में भी हो सकती है। फ्रीडम का मतलब यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चल पाता है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाया तो करंट इंड्यूस होगी, क्योंकि हमें बेसिकली ध्यान देना है सेमीकंडक्टर करंट पे, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे ध्यान दे, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर एनर्जी लेवल से ये बात करनी है तो पहले जरा हम डिफाइन तो कर लें एनर्जी लेवल्स को। तो जैसे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये आइसोलेटेड एटम के होते हैं। तो एटम अगर अलग से आप देखो, हालांकि आजाद तो होता नहीं एटम, तो ग्रुप में ही होगा, पूरा मटेरियल होता है। तो आइसोलेटेड एटम में ये डिस्क्रीट लेवल, डिस्क्रीट का मतलब है कि स्पष्ट बिल्कुल क्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में भी रह सकते हैं, इसमें भी रह सकते हैं, इसमें भी। जैसे से ऊपर जाएंगे इसमें फ्रीडम बढ़ने लगेगी एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन होता क्या है
कि अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, जैसे पूरा मटेरियल है ना, सॉलिड ले लें पूरा, तो उसमें तो न्यूमरस एटम्स हो गए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एनर्जी जो लेवल्स मिलेंगे वो इस तरीके से ग्रुप में मिलते हैं। क्यों? उसका रीजन, अच्छा ये बताएं एनर्जी लेवल डिफाइन कैसे हुआ? पोटेंशियल एनर्जी तो है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स से। एक लेवल पे जब एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हो, है ना, या काइनेटिक एनर्जी, तो किससे डिफाइन कर रहे हो? उसी एट्रैक्शन फोर्स से ना। कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/R, चाहे वो आप न्यूक्लियस की बोल दें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का बोल दें, चाहे पूरे सिस्टम का बोल दें, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि एट्रैक्शन है तो निगेटिव, तो जितने एनर्जी लेवल होते हैं उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर रहे हो वो किससे? एट्रैक्शन से। कौन सा? कूलम्ब एट्रैक्शन। जितने तरीके के एट्रैक्शन होंगे उतने लेवल्स डिफाइंड होंगे। अभी इस ऑर्बिट पे एट्रैक्शन कुछ और है, इस ऑर्बिट पे कुछ और है एट्रैक्शन, लेवल्स जो है बदल रहे हैं, नतीजा पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग डिफाइंड हो रही है। अब आप ये देखो कि जितने तरीके के एट्रैक्शन है या रिपल्सन है उससे एनर्जी डिफाइंड हो रही है। तो एक एटम में तो एक न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स हो गए बहुत सारे, लेकिन अगर न्यूमरस एटम्स होंगे एक जगह तो वो आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे। पता चला कि इस एटम का न्यूक्लियस उधर वाले इलेक्ट्रॉन पे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे असर डालने लगा, ये न्यूक्लियस इस पे असर डालने लगा, आपस में इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे पे असर डालने लगे, रिपल्सन, है ना। तो वहां से चारों तरफ से बहुत तरीके के, विभिन्न तरीके के फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो तब जानते हैं एनर्जी लेवल एक नहीं रहेगा, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स डिफाइंड होंगे वहां। तो वही होता है, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये देखें ऐसे जो ग्रुप बना के ऐसे बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स अगर एक साथ देखे जाएंगे तो कैसे देखेंगे? बैंड, ये बैंड के फॉर्म में। तो इसीलिए कहते हैं सॉलिड्स के केस में ये बैंड दिखता है। बैंड कुछ और नहीं है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है। और इसमें यह हुआ है कि ये ग्रुप बनने से होगा क्या है कि अगर एक एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से दूसरे में जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। असल में क्या होता है कि जैसे मान लें इस लेवल से इस लेवल में एनर्जी जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो मुश्किल है ना, ये एनर्जी आपको देना पड़ेगा बाहर से। जब बाहर से आप एनर्जी दोगे तो यहां से यहां जम करके जाएगा, अदरवाइज तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो एनर्जी चाहिए, लेकिन यहां पे अगर ये लेवल्स बहुत पास पास हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरे लेवल में जा सकता है। तो ये फ्रीडम की निशानी है कि नहीं? यहां फ्रीडम उतना नहीं है, यहां से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कम फ्रीडम हो गई। और यहां अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे आजादी, वो यहां पहुंच जाए, तो यहां वो आसानी से घूम सकता है। असल में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रीडम। तो इसीलिए देखना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स ये बैंड के फॉर्म में ऐसे ग्रुप बना के रहते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं बैंड। तो लिखा है ना एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, सॉलिड में ऐसा होगा, ठीक है, ओके। जब ये बात आ गई तो और स्पष्टता लाते हैं इसमें कि जैसे हम एटम को ही उठाते हैं, जरा और देखते हैं कि किस तरीके से फ्रीडम इलेक्ट्रॉन्स को हो सकती है। क्या इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है फ्रीडम? अपने ही खुद के लेवल पे दूसरे में न जाना पड़े। कैसे? देखें जैसे मान लें ये जाना पहचाना कुछ ऑर्बिटल दिखाए जा रहे हैं आपको, S P D आप जानते हो, है ना, सब एटॉमिक लेवल्स जो हैं ये दिखाए जा रहे हैं ऐसे। तो इसमें देखें, इसमें ये जो S है उसमें कितनी वैकेंसीज होती हैं? 2, ये आप जानते हो। ये P में जो है 6 हो गया और D में 10। तो ये वैकेंसीज क्या है? ये लेवल्स हैं, ये फ्रीडम है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लें इलेक्ट्रॉन जो है इस लेवल में, S लेवल। अच्छा, ये आप ये भी जानते हो कि जनरली लोअर लेवल जो है फिल्ड होता है, अपर लेवल जो है खाली मिलता है। क्यों? सिंपल, वो मैकेनिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें यही है कि कोई भी सिस्टम जो है अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, क्योंकि वहां इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है अपने लोअर ऑर्बिट में आने की, हमेशा टेंडेंसी रहेगी। तो नीचे वाले लेवल जो है वो फील्ड मिलते हैं। तो जनरली एस लेवल जो है आपको आमतौर पर फील्ड मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करके वैकेंसी क्रिएट कर दिया, जिससे आपको ये पता चले कि अगर यहाँ वैकेंसी है तो थोड़ी फ्रीडम हो सकती है। क्या ये वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है ना, उधर जा सकता है, ऐसे थोड़ी फ्रीडम होगी। अगर दोनों फील्ड होते तो अपने लेवल में बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती। तो यहाँ देखें, यहाँ तो बहुत सारी वैकेंसीज है ना, तो यहाँ फ्रीडम ज्यादा मिलेगी। अच्छा, आप इससे अगर ज्यादा फ्रीडम चाहिए आपको तो आप क्या करो, इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर वैकेंसीज भी बढ़ती हैं। तो इसमें ये ले जाएंगे, तो मान लें जैसे यहाँ कम फ्रीडम है तो इसे ऊपर ले जाए,
तो ऊपर ले जाने के लिए आपको इतनी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। दो तरीका होता है एनर्जी देने का, ये मटेरियल्स को या तो उसे हीट करो, गर्म करो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, उससे भी एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो यहाँ पे इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके ये मान लें ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर गया ये, तो अब यहाँ पे इसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, अब वो आसानी से घूम सकता है ना, ऐसे जा सकता है, ऐसे घूम सकता। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करेगा वो बेहतर। तो यही है कि फ्रीडम कितनी आप क्रिएट कर रहे हो। तो अपर एनर्जी लेवल में फ्रीडम बढ़ने लगी, ठीक। अच्छा, और फ्रीडम चाहिए इसे तो और ऊपर ले जाए, और एनर्जी दें इसे तो और फ्रीडम मिलेगी। तो अब ये आसानी से मूव करेगा, ऐसे पूरा फ्लो कर सकता है ऐसे, तो करंट बढ़ने लगती है। वही कहते हैं कि जितने ऊपर एनर्जी लेवल पे जाओगे उतनी ज्यादा फ्रीडम। तो जो बैंड्स बन रहे थे ना, बैंड्स में क्या होता है, जो अपर बैंड होता है ऊपर वाला, है ना, उसमें फ्रीडम बहुत होती है। तो अगर बहुत अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए तो अपर बैंड में ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसमें फिर से आते हैं हम लोग बैंड पे, क्योंकि ये तो एटम की बात हो रही थी, हम तो पूरी सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो ये देखें, तो इसको, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला बैंड जो है ये बहुत बड़ा विड्थ का दिखाया गया, आप देख रहे हैं थोड़ा, क्यों, ये उसका फ्रीडम दिखाया जाता है। वो आप देखे, वो अभी देख रहे थे एनर्जी लेवल जो पास पास थे, ये थिक था बैंड। नीचे जो बैंड्स होते हैं लगते हैं वो थिन होने लगते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसी कम होने लगती है। तो ये वैकेंसी भी दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए जैसे ये खाली है, तो खाली का मतलब है कि इसमें तो और फ्रीडम है। तो अगर कंडक्टिविटी चाहिए तो कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का इसमें होना बहुत जरूरी है। अपर ऑर्बिट सबसे ऊपर वाला होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है। अच्छा, यहाँ जो ये बैंड, इसे बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं, जानते हैं, ये नाम है सीवी का मतलब कंडक्शन बैंड। वो बैंड जिसने कंडक्टिविटी क्रिएट करवाई, तो इलेक्ट्रॉन्स का इसमें आना बहुत जरूरी होता है। और ये जो बैंड दिख रहा है नीचे, ये जो है, ये वैलेंस बैंड जो है, ये असल में बॉन्डिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसके नीचे भी बैंड्स होंगे तो उसको यूज ही नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी में ऊपर के जो दो होते हैं ना बैंड्स, उनका इस्तेमाल हो पाता है। तो एक तो सबसे ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है, और एक उसके जस्ट नीचे वाला, क्योंकि क्या है कि कभी क्या होता है कि इसमें नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और कभी इसमें होते ही नहीं है। तो कंडक्टिविटी क्रिएट करनी है। जैसे मान लें हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में इसमें नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो कंडक्टिविटी इसमें अपने आप होती है। लेकिन इंसुलेटर की बात करें, सेमी कंडक्टर की बात करें, दोनों में ये कंडक्शन बैंड खाली रहता है। तो अगर मान लें इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर को हमें कंडक्टिविटी देनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को वहां भेजते हैं एनर्जी देके, तो कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो ऐसे होगा, देखें यहां से, जैसे ये कंडक्टर में देखें, इन कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड एम्प्टी स्पेस टू मूव इन दी बैंड, काफी एम्प्टी स्पेस मिलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड में आल्सो टेक पार्ट इन कंडक्शन, इसके भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको उठ के यहां आना पड़ेगा, वही लिखा है। तो इस एनर्जी गैप को जो यहां दिख रहा है, इसे कवर करना पड़ेगा। चले कवर करवा देते हैं। तो अगर मान ली इस एनर्जी गैप को कवर करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं, है ना। तो एनर्जी दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्टिविटी क्रिएट कर देंगे, ये घूम सकते हैं इसमें, ऐसे कंडक्टिविटी क्रिएट होती है। तो दो बातों पे डिपेंडेंट है, एक तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना, और दूसरा ये एनर्जी गैप। अब इसी बेसिस पे अगर हम इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर को डिफरेंशिएट करें तो कैसे होगा, देखें ये कंडक्टिविटी दिखाई जा रही है ऐसे, ये हुआ ना, इलेक्ट्रॉन यहां गया, अब ये फ्रीली मूव कर सकता है, करंट क्रिएट कर सकता है। यहां बंधा हुआ था, यहां भी बंधा हुआ था, लेकिन यहां गया तो फ्रीडम हो गई, देखें करंट क्रिएट कर दिया इसने। मोशन का मतलब है करंट क्रिएट करना, कंडक्शन बैंड इसीलिए बोलते हैं। तो बात आती है कि जैसे मान लें हम अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को ऐसे दिखाएं, तो होता क्या है कि जब आपको बुक्स में या कॉपी में आप बनाओगे ऐसे या मिलेगा, तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड को। ये एम्प्टी स्पेस जो दिखाया जा रहा है ना, इसका मतलब ये खाली है, ये वैकेंसी है। और ये जो हेज कर दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना भरा हुआ है। तो कभी कंडक्शन बैंड को पार्शियली फील्ड दिखाते हैं और कभी कंप्लीटली फील्ड, नहीं कंप्लीटली तो होगा ही नहीं है, ये पार्शियली दिखा दिया। लेकिन नीचे जो वैलेंस बैंड होता है इसे कंप्लीटली फील्ड दिखाया जाता है, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है। इसमें वैकेंसी रेयर केस में होती नहीं है। इसमें या तो पूरा खाली हो या थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इससे हेस्ट करके दिखाया जाता है कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है।
अब ये नीचे वाले जो और भी बैंड होंगे उनको छोड़ देते हैं, उनसे मतलब नहीं है, वो कंडक्टिविटी में हिस्सा लेंगे नहीं। ठीक है, तो वही बात है कि ये बात लिख के आ रही है यहाँ पे कि इन पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड एम्प्टी स्पेस टू मूव इन दी सेम बैंड। ठीक है, और ये अभी बात वो डिस्कस हो गई कि वैलेंस बैंड से एनर्जी गैप को ट्रेवल करके कंडक्टिविटी में हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके। देखें, अगर कंडक्टिविटी बेहतर चाहिए तो ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा सके। तो होगा क्या कि जैसे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को अब डिफाइन करें, डिफरेंशिएट करें इसी बैंड थ्योरी पे, बैंड थ्योरी जो पढ़ी, तो देखें ये कंडक्टर है। कैसे पता चला? कंडक्टर की एक खास बात होती है कि उसमें कंडक्शन बैंड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए बहुत आसानी से कंडक्टिविटी देता है, खूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंडक्टिविटी दे देगा। और ये भी सुने, ये एनर्जी गैप भी बहुत कम होता है, जिससे अगर जरूरत पड़े तो यहां से और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो कंडक्टिविटी बहुत बेहतर होती है। तो ये कंडक्टर की पहचान है ये। अच्छा, ये देखें, एनर्जी गैप जो होगा ना, एनर्जी गैप की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, लो वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, ये देखें इंसुलेटर। बताएं पहले नजर में इंसुलेटर कैसे दिख रहा है? ये कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली, तो कंडक्टिविटी है नहीं। अच्छा चलो इसमें कंडक्टिविटी देने की कोशिश की जाए, तो मुश्किल यह है कि ये एनर्जी गैप इतना बड़ा है कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एनर्जी गैप हाई, और ये हाई एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत ज्यादा माना जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये जनरली कवर नहीं हो पाता, इसीलिए इंसुलेशन रहता है यहाँ पे। अगर आपको इसे कवर कर लिया आपने तो इसका भी इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो वही इंसुलेशन हम लोगों ने ब्रेक किया था, बहुत हाई फील्ड लगा के, एनर्जी दे के, लेकिन जनरली होता नहीं है। तो ये हो गया इंसुलेटर, और इनके बीच में एग्जिस्ट करता है सेमीकंडक्टर। ये देखें, अब देखें, अब ये बताएं, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। बताएं ये इंसुलेटर कैसे है? कंडक्शन बैंड खाली है, लेकिन ये कंडक्टिविटी क्रिएट कर सकता है आसानी से। क्या? एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम होने से देखें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कम होता है, तो इसमें ये आसानी से इसमें कंडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। होता वैसे इंसुलेटर है, लेकिन जब चाहें हल्की सी एनर्जी देके इसे कंडक्टर हम बना सकते हैं, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तीनों का कंपैरिजन एक साथ देखें, यहाँ पे कभी डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि बताएं ये इंसुलेटर है या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर है, क्या है? तो कंडक्टर के लिए क्या था, पहले से इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ये कंडक्टिविटी क्रिएट कर दिया, एनर्जी गैप बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे आप देखें इंसुलेटर में, ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों इंसुलेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए कंडक्शन बैंड में होगा ही नहीं। इंसुलेशन का मतलब है कि कंडक्शन बैंड खाली हो, लेकिन उसमें कंडक्टिविटी हम दे सकते हैं या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप क्या होगा। इसमें हाई एनर्जी गैप होने से आप कंडक्टिविटी नहीं दे पाओगे आसानी से, ये बहुत एनर्जी गैप कम है ना, इसे आसानी से सेमीकंडक्टर को आप कंडक्टर बना सकते हो। और इसी की रिक्वायरमेंट है कि जब चाहे इंसुलेशन हो और जब चाहे कंडक्टिविटी। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर की बात आएगी, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। एक्सट्रिंसिक जो है उसमें टॉपिंग की जाती है, कुछ मिलाया जाता है उसमें, आगे हम लोग देखेंगे कारण क्या है उसके पीछे, कुछ इम्प्योरिटी मिलाने का, वो हम लोग रीजन बाद में देखेंगे। लेकिन इंट्रिंसिक का मतलब है ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है। एक्सट्रिंसिक से मतलब एक्सटर्नल, बाहर से कुछ आ गया उसमें मिला दिया गया, तो उसे एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक, तो ये देखें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, जो यहाँ पे एटम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आपस में कैसे बंधे होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, देखें ऐसे। ये दिखाया गया है कि ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो अगल बगल वाले सिलिकॉन एटम से कोई भी एक एटम उठा लें तो उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। यही तो होता है। तो इसमें आप देखो जैसे बॉन्डिंग जो दिखाई जा रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये सिलिकॉन जो है इधर वाले से एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं ये बॉन्ड है बेसिकली, ये बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक सिलिकॉन का इसका ये वाला होगा इलेक्ट्रॉन और ये इसका होगा, ऐसे बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो ये बना लिया ऐसे ही, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इस सिलिकॉन का। तो ऐसे देखें इसके चारों तरफ ये बॉन्ड ऐसे क्रिएट कर दिया गया है।
तो ये बॉन्ड क्रिएट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ के सिलिकॉन एटम से मिलके, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिया। तो ये बॉन्डिंग पूरी हो गई, 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। तो ये बॉन्ड हो गया, ये कंप्लीट बॉन्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ना बॉन्ड में, यही होते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जा रहे थे, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड दिखाया जा रहा था। देखो फिर से ये जो दिखाया जा रहा था ना ऐसे वैलेंस बैंड इसमें, तो ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब होगा क्या कि अभी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आसानी से फ्री हो सकता है। तो अगर मान लें इसे एनर्जी थोड़ी सी दे दी जाए बाहर से, तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, देखें ये है ना, सिलिकॉन के अब 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे। अब ये मान लें एक ब्रेक होता है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आता है ये फ्री हो जाता है। अब ये बॉन्ड में नहीं है, यही चला गया किसमें, कंडक्शन बैंड में। जो दिखाया जाता है ना कंडक्शन बैंड का ही है। वो तो डायग्राम है, एक लेवल डायग्राम बनाया जाता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो उसमें दिखाने का तरीका। तो उसमें यही है कि इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में दिखाया जाएगा, फ्रीडम हो गई। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो ये देखें यहाँ पे ये अधूरा बॉन्ड छोड़ गया। ये डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होता है कि ये जो अधूरा बॉन्ड है, इसे होल बोलने लगते हैं, इसी को होल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं होल, उसका कारण है अभी बताता हूँ इसमें। लेकिन ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये अधूरा बॉन्ड आप कह सकते हो, ये बन गया यहाँ पे। और ये देखें यहाँ पे एक जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जहां जहां बॉन्ड ब्रेक होगा वहां एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होगा। डेफिशिएंसी बोलेंगे इसे, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो पेयर बनेगा, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैं बताता हूं इसे होल क्यों बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि असल में इसका बिहेवियर जो है लगेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरह। क्यों, देखें निगेटिव पॉजिटिव में क्या आप पहचान कैसे होती है, जैसे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसे खींचेगा। एक टेंडेंसी इस इलेक्ट्रॉन की हमेशा बनी रहेगी वापस आने की। ये जो बॉन्ड ब्रेक करके निकला तो है, लेकिन इसकी टेंडेंसी हमेशा अंदर जाने की रहेगी। क्यों, उसका रीजन सिंपल सा है कि हर सिस्टम अपने लो एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। बॉन्ड का मतलब है लो एनर्जी लेवल, निगेटिव एनर्जी, तभी तो बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी में था ये इलेक्ट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन था ये जब ब्रेक नहीं हुआ था बॉन्ड, तो उस समय स्टेबिलिटी में था, तो ये यहाँ रहना चाहता है। हुआ क्या, हम लोगों ने बाहर से एनर्जी दे दी। अब एनर्जी देने से इसका एनर्जी बढ़ गया। अब निगेटिव था तो उसमें फ्रीडम के लिए वो एनर्जी खत्म हो गई उसकी, नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो गई होगी एनर्जी, तो वो ब्रेक होकर ये बाहर आ गया। उसने बॉन्ड को ब्रेक किया, छोड़ दिया, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो गई। लेकिन कभी भी अगर इसकी एनर्जी कम हुई तो ये वापस इसमें आएगा। मतलब इसकी एक टेंडेंसी इस तरफ अट्रैक्ट होने की बनी रहेगी। आप कह सकते हो कि ये जो डेफिशिएंसी है इसे खींचता रहेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, जैसे लगेगा जैसे पॉजिटिव हो, तो उसे हम बोल देते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है ये डेफिशिएंसी, इसी को होल बोलने लगता है। अच्छा, अब क्यों होल बोला गया इसे, वो अलग बात है। क्यों इसे पॉजिटिव की तरह हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, अगर क्या हमारी रिक्वायरमेंट है ऐसी, वो भी बात अभी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इसकी टेंडेंसी होने से इलेक्ट्रॉन की इसमें वापस आने की, इसको बोल देते हैं एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने वाला डेफिशिएंसी है या होल है, इसे बोल देते हैं। तो हुआ क्या, जब पेयर प्रोडक्शन हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पेयर प्रोडक्शन हुआ, तो पेयर प्रोडक्शन से एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बन गया ऐसे। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अब हम मान ले बैंड दिखाएंगे इसमें बनता हुआ, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे उसमें क्या दिखेगा, फिर होल दिखेगा। करेक्ट, तो होल उसमें दिखेगा। अच्छा, ये बताएं क्या होल्स जो है फ्री हो सकते हैं? फ्रीडम का मेरा मतलब आप समझे, फ्रीडम का मेरा मतलब है कि इस तरीके से फ्री होकर घूम सकते हैं। नहीं, ये बात सही है, पार्शियल फ्रीडम होता है होल्स का भी, मैं बताऊंगा, सही कहा इन्होंने। लेकिन जितने उत्साह से बोला ना, उतना फ्रीडम नहीं होता है। तो वो फ्रीडम उसकी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है क्या, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये होल्स जो है कहाँ दिखेंगे, ये वैलेंस बैंड में दिखेंगे ना, ये कंडक्शन बैंड में नहीं दिखाए जाएंगे। कंडक्शन बैंड में जो एकदम फ्रीडम होती है ना, आज़ादी, उसको दिखाया जाता है ना, तो वैलेंस बैंड में होल्स दिखेंगे। अच्छा, और जरा स्पष्ट रूप से इस बात को देखें यहाँ पे, तो ये बात हो रही थी, देखें
थोड़ा जूम करके, तो ये हुआ, ये पेयर प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही पेयर प्रोडक्शन। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ इससे, और ये जो क्रिएट हुआ इसे बोलेंगे होल, यही हो रहा है। तो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और ये होल हो गया, ठीक है। अब देखें इसको बैंड में कैसे दिखाएंगे इसी बात को। ये देखें होल, ये लिखा हुआ है, देखें फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड में होगा, और होल इन वैलेंस बैंड कैसे दिखेगा। देखें अभी बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, तो अब आपको ये पता चलेगा कि वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में है, ये बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्थिति तो ये है, अब इसको एनर्जी दी गई तो एनर्जी देंगे तो ऐसे होगा, देखें ये ब्रेक होगा ऐसे, देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो वो फ्री होकर इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। बैंड डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं इसे, समझ रहे हैं। तो ये डेफिशिएंसी क्रिएट करते जा रहे हैं होल्स। तो होल्स कहाँ दिख रहे हैं, वैलेंस बैंड। तो ये ध्यान रखिएगा, होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में होते हैं, क्योंकि वो वैलेंस बैंड में बॉन्ड होता है ना। तो होल्स हैं क्या, डेफिशिएंसी है, बॉन्ड ही तो है, अधूरे बॉन्ड है, डेफिशिएंसी है तो बॉन्ड तो उसी में रहना है, तो ये होल्स ऐसे लिखा दिया। अब देखें इसमें कंडक्टिविटी नहीं हो गई, अब इसमें कंडक्टिविटी क्रिएट हो गई, अब कंडक्टिविटी हो जाएगी इसमें कायदे से। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें दौड़ेंगे, खाली तो रहता ही है, तो इसमें फ्रीडम हो गई, इनकी कंडक्टिविटी हो गई, ठीक। अच्छा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। अब ध्यान करिए इसमें इस बात पे कि ये अपने आप तो चले नहीं गए हैं, इसमें क्या हुआ, आपने इसे एनर्जी दी है। तो मान लीजिए जैसे हमने हीट किया, इसे दो तरीका हमने बताया था एनर्जी देने का, एक तो हीट से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी। तो इसे फिलहाल जो है थर्मल तरीके से इसे ये दिया जा रहा है, ये ब्रेक किया जा रहा है बॉन्ड को। तो एनर्जी देने से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आने लगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस समय है फ्री उतने ही तो होल्स हैं। तो होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। कंसंट्रेशन जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि उसी पे कंडक्टिविटी होती है, जितना कंसंट्रेशन होगा उतनी कंडक्टिविटी होगी। तो ये कंसंट्रेशन किस पे डिपेंडेंट है, ये जब बना है फेयर प्रोडक्शन तब तो फ्रीडम हुई है ना। तो आप देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये जो होल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कंसंट्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का NI रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक को। प्योर सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन जो होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, ये देखें वो टेम्परेचर पे और एनर्जी गैप पे डिपेंडेंट होगा। भाई एनर्जी गैप ये हो गया, कम होना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ाया गया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो, कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, और ये एनर्जी गैप कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियल निगेटिव फंक्शन होने का मतलब है कि उल्टा बिहेवियर। ये आप देखो एनर्जी को अगर आप यहाँ पे कम करोगे तो ये बढ़ेगा, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब ये बढ़ेगा, ठीक। तो ये रिलेशन होता है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन को नापने का, लेकिन थर्मल तरीके से, ठीक है, ऐसे बनता है यहाँ पे। और ये स्पष्ट हो गई कि फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि अब बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, अब स्टेबिलिटी हो गई है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने होल्स हो चुके हैं। तो उस केस में आप कहोगे कि NH कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज NI। मतलब NI जो है वो कंसंट्रेशन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, इंट्रिंसिक में। तो इंट्रिंसिक में जो कंसंट्रेशन होता है वो दोनों का बराबर होता है ना। अभी एक्सट्रिंसिक हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बढ़ाया जाता है, उसमें फिर ये बैलेंस नहीं होता, एक ज्यादा हो जाएगा एक कम हो जाएगा, तो उसे बाहर से मिलाना पड़ेगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर से मिला दिए या होल्स क्रिएट कर दिए बाहर से, है ना, तो कंसंट्रेशन फिर बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो एक्सटेंसिक हो जाता है। इंट्रिंसिक में ये बराबर रहेगा। स्पष्ट हुआ, टेम्परेचर और एनर्जी गैप पे डिपेंडेंसी एक्सपोनेंशियल। ओके, अब बात आती है कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोगों ने फ्री चार्जेस क्रिएट कर लिए, तो अब कंडक्टिविटी भी हो जाए उसमें, मतलब करंट भी प्रोड्यूस होगी। तो कंडक्टिविटी दिखाता हूं मैं, फिर वो करंट भी हम लोग फाइंड करते हैं कि कितनी करंट रख सकता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैरी कर सकता है। तो इसमें फ्रीडम ये हुई कि जैसे मान लें कि करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट कैसे क्रिएट होगी। अब यहां से जब ब्रेक होके जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखें इसमें फ्रीली वो चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीडम से, ये मोशन से एक करंट जो क्रिएट होगी वो कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है। तो कहते हैं कि एक कंडक्शन बैंड में एक करंट क्रिएट होगी। ये करंट, अब इलेक्ट्रॉन चलना आया तो यहीं से है,
लेकिन जब फ्री हुआ है तो अब कंडक्शन बैंड में पहुंचा, अब ये चल रहा है, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हो गई। तो एक करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन से हुई। कहते हैं कि होल्स के चलने से भी करंट क्रिएट होती है। जरा वो मैं दिखाता हूँ कि होल्स कैसे चलते हैं। देखें होल्स तो इसमें बनेंगे, जो भी बनेंगे। तो मान लीजिए जैसे एक होल क्रिएट हुआ तो वैलेंस बैंड में भी फ्रीडम हो गई है थोड़ी। क्यों? वैकेंसी हो गई। अब वैकेंसी होने से कम ये तो होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अभी तो शुरू में इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है। तो ना तो यहाँ करंट है ना यहाँ करंट है, कोई मोशन नहीं हो सकता। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ यहाँ बॉन्ड, तो उसको तो बहुत फ्रीडम मिल गई, वो तो करंट क्रिएट कर दिया। यहाँ कैसे फ्रीडम होगी? यहाँ भी हो जाएगी। अब ये वैकेंसी क्रिएट होने से कम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो सकते हैं। तो देखें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगी। कैसे? करंट ड्यू टू होल्स। देखो ना शिफ्टिंग हो रही है, करंट तो प्रोड्यूस हो जाएगी, है कि नहीं? देखें शिफ्टिंग हो रही है ऐसे। अच्छा, अब ये जो शिफ्टिंग हो रही है इससे भी तो करंट प्रोड्यूस होगी, है ना? करंट प्रोड्यूस हुई। लेकिन इस करंट को होल्स की करंट क्यों बोलते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तव में शिफ्टिंग किसकी हो रही है? आप देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो करंट तो इलेक्ट्रॉन का ही है ना? तो होता क्या है, देखें कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मान लें हम अभी करंट डिफाइन करने लगेंगे आगे, तो कंडक्शन बैंड की भी करंट जो है इलेक्ट्रॉन से, ऑफ कोर्स वैलेंस बैंड की भी करंट इलेक्ट्रॉन से। अब दोनों को हमें अलग अलग दिखाना होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ी उपयोगिता है कि वैलेंस बैंड का करंट और कंडक्शन बैंड का करंट को हमें डिफरेंशिएट करके रखना पड़ता है। हमें टोटल करंट की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन भी चाहते हैं कि कितनी करंट यहाँ प्रोड्यूस हो, कितनी है। तो इसको कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि चलो भाई वैलेंस कंडक्शन बैंड का जो फ्रीडम है या करंट है उसको इलेक्ट्रॉन से बोल देते हैं, और वैलेंस बैंड में जो करंट क्रिएट हो रही है उसे इलेक्ट्रॉन ना बोल के होल से बोल देते हैं, जिससे डिफरेंशिएट कर पाए आसानी से। अरे भाई ये होल्स की करंट है, ये इलेक्ट्रॉन की करंट है, तो तुरंत डिफरेंशिएट हो जाएगा कि यार जो मैं होल्स की करंट बोल रहा हूँ वो वैलेंस बैंड में है, क्योंकि होल्स तो वैलेंस बैंड में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन की करंट बोल रहे हैं वो कंडक्शन बैंड की है। डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं तो दोनों को बोलने लगे क्या ये भी इलेक्ट्रॉन से करंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन से करंट है, तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएट। अच्छा, फिर बात ये हुई कि ये होल्स से जो बोला जा रहा है, क्या अच्छा लग रहा है इसे बोलना कि होल्स चल तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, तो होल्स से बोलना? हाँ, अगर आप थोड़े से ध्यान से ऐसे देखो तो आपको दूसरे नजर से आप देखेंगे तो आपको होल्स चलते हुए दिखेंगे। ऐसे भी देखने का तरीका है। आप देखो ये अभी अभी जब मैं मोशन दिखाऊंगा तो आपको ये शिफ्ट जो है इसका होल्स का इस तरफ दिखना शुरू होगा। देखिए होल्स इधर शिफ्ट हो रहे होंगे। आप इलेक्ट्रॉन को मत देखो, आप होल्स पे कंसंट्रेट करो। देखो अब आपको होल्स शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो, है कि नहीं? होल्स, एक होल वहां था, वो शिफ्ट होता होता इस एंड तक आ गया, तो होल्स की करंट हो गई है। होल्स मूव कर रहे हैं, होल मूव कर रहा है, आप देखो, है ना? ये अब इस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। अब ये व्हाइट का मोशन है, हालांकि देखिए करंट की डायरेक्शन आप निकालेंगे तो एक ही आएगी। अगर मान लें जैसे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स उधर मूव कर रहा है, तो करंट किधर होगी? इस तरफ होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज से देखो, होल से देखो, तो होल इसी तरफ मूव कर रहा है, इसी तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होल इधर मूव कर रहा है। तो यही कहने लगते हैं कि करंट की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, करंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना है, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। आप इस करंट को बोलेंगे होल से क्रिएटेड करंट, ठीक है? तो इसे IH से रिप्रेजेंट करते हैं, इस करंट को IE से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिफरेंशिएट हो गया। अब जैसे ही होल्स का बोलेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा यार ये तो बॉन्ड के ब्रेक होने से करंट क्रिएट हो रही है। अब देखो एक चीज और, आप ये बताओ कि इसमें कौन सी करंट में फ्रीडम ज्यादा है? ऑफ कोर्स ये एकदम फ्री है। ये करंट जो प्रोड्यूस होगी ना, इसमें फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम इसलिए नहीं है क्योंकि ये करंट जब प्रोड्यूस होती है तो बॉन्ड ब्रेक होते चलते हैं। देखें हुआ क्या, होगा क्या कि जैसे यहां पे तो एक डेफिशिएंसी है और यहां पे ये बॉन्ड है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब फ्री हुआ और मान लें उसे एनर्जी मिली है तभी तो फ्री हुआ है, लेकिन मान लें थोड़ी देर में उसकी एनर्जी फिर खत्म होने लगती है, तो क्या करेगा? वो दोबारा बॉन्ड बना लेगा। तो हो सकता है वो बगल वाला बॉन्ड बना ले। तो उसमें यही होता है कि जब आप फील्ड इसमें लगाते हो ना, तो प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन उधर खींचने लगते हैं। जैसे फील्ड ऐसे लगा दिया तो उधर चलेंगे तो यहां से टूटते हैं और दूसरे में जाके बॉन्ड को बना लेते हैं। तो ऐसे होता है, वही यहां से ब्रेक हुआ इसको बना लिया इसने, यहां से ब्रेक हुआ उसको बना लिया उसने, यही है ना? ये हुआ। तो एक एक बॉन्ड जब ब्रेक होता हुआ चल रहा है तभी तो होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो होल्स क्या है? बॉन्ड के ब्रेक होने से क्रिएट होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान तो है नहीं,
उसमें तो मुश्किल होगा ना, एनर्जी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इनका जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट का मतलब है मोशन, है ना, तो होल्स का मोशन मुश्किल होता है। अब यहां तो इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है, इसमें कोई बॉन्डिंग की बात ही नहीं है, तो ये मजे से अपना फ्रीली घूम रहा है। तो यहां पे अगर करंट आप डिफाइन करोगे तो ये करंट ज्यादा अच्छी होगी इस करंट के कंपैरिजन में। तो वही कहते हैं कि करंट ज्यादा अच्छी मिलती है, ज्यादा बेहतर मिलती है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से, होल्स के कंपैरिजन। ठीक है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे इसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी, है ना, इंसुलेशन की तरह काम करेगा, है ना। बट एट हाई टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स रीच द कंडक्शन बैंड। ये समझ में आ गई बात, है ना। एक ये स्टेटमेंट लिख दिया गया। दूसरा जो आ रहा है कि द मिसिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्ट एज होल्स और डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। ये होल्स का है, लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी है, ठीक है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज हाई देन द ड्रिफ्ट ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये पॉइंट्स सब दिमाग में रखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते न्यूमेरिकल्स। ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की होने की होती है, इसलिए ये रटना नहीं है। रटेंगे तो कंफ्यूजन होगा, लॉजिकली इसे समझते चलें और बेहतर रूप से ध्यान रखें इसका कि आप ये नहीं करेंगे कि फॉर्मूला रट लेंगे काम चल जाएगा इसमें। तो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज लॉजिकल तरीके से सिखाता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए इसे और सीखिए, ठीक। द कंडक्शन फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दो प्रकार के सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इज एप्रिसिएबल इन कंपैरिजन टू कार्बन, है ना, ड्यू टू देयर लो एनर्जी गैस। कार्बन सबसे ज्यादा पॉपुलर है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड में कार्बन बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, मतलब कम नहीं मिल पाता, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली, और हमें यही तो चाहिए कि हम आसानी से कंडक्टिविटी क्रिएट कर पाए, है ना, कम एनर्जी देनी पड़े, कंडक्टिविटी क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए प्रीफर किया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन को। क्वेश्चन देखें, एडीबीली का है कि अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम, देखें ये कंडक्टर है और वो सेमीकंडक्टर है, आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन, मतलब इसे कूलिंग की जा रही है इसमें। तो रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। देखें ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है रेजिस्टिविटी पे उल्टा होता है, अपोजिट। अभी आपने ये सीखा, चले इसमें तो कूल किया जा रहा है, हम हीट करते हैं। रेजिस्टेंस को पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, गर्म करने से क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों पे। देखें अभी अभी आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा है, सेमीकंडक्टर में आप देखा है जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ही कंसंट्रेशन Ni बढ़ेगा, है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, गर्म करोगे सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, कंडक्टिविटी बोल रहा हूं, ओके। फिर इधर आ जाए, कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं। कंडक्टर में ऑलरेडी कंडक्टिविटी होती है, उसमें गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसमें कंडक्टिविटी होती है, लेकिन गर्म करने से उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। क्या होता है गर्म करने से? देखें कंडक्टिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का होना ही नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो भी तो चाहिए। तो क्या होता है जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो फ्लो शुरू हो जाता है उसमें, अब फ्लो भी प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन जब आप उसे गर्म करने लगते हैं तो उनका रैंडम मोशन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से बाहर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, आपने गर्म करना शुरू किया और रैंडम मोशन करेंगे। तो अगर रैंडम मोशन शुरू कर दिए वो, है ना, तो रैंडम मोशन में आपस में कोलिजन करने लगते हैं। तो कोलिजन करने से उनके फ्लो में हिंड्रेंस होता है। जैसे याद है कि गर्म करने से गैस की विस्कोसिटी बढ़ती थी, वही बात था, उसमें फ्री जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो रैंडम मोशन में आपस में कोलाइड करने लगते तो विस्कोसिटी बढ़ जाती थी, है ना। तो वही चीज है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कोलिजन शुरू कर देंगे आपस में, कोलिजन करने से उनकी फ्रीडम कम हो गई तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ने लगती है, मतलब कंडक्टिविटी कम होने लगती है कंडक्टर की। लेकिन इसमें तो उल्टा है ना, इसमें क्या है, इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो कंडक्टिविटी क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीडम ले रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी इसमें सेमीकंडक्टर में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उल्टा बिहेवियर होता है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि ये कूल किया जा रहा है,
तो कंडक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा कूल करने का? किस चीज पे पूछ रहे हैं? ये रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं शायद, रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो कूल करने से, कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर का कूल करने से रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं। गर्म करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठंडा करने से रेजिस्टेंस कम होता है। कंडक्टर के लिए बोल रहा हूं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होने लगेगा, तो सेमीकंडक्टर का बढ़ने लगेगा। कॉपर डिक्रीजेस एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ध्यान से काम करना है। वही लिखा हुआ है इसमें कि कॉपर इज ए कंडक्टर एंड इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू टेम्परेचर फॉल, while germanium is semiconductor and its conductivity decreases on temperature fall. Okay. सन देखें फिर जेई मेन का क्वेश्चन है, इसमें है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन। अनडोप्ड का मतलब है इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन, ठीक है, इन द टेम्परेचर रेंज 300 to 400 केल्विन। ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर है। इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाई, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है बेसिकली। अब ऐसे आप देखो, रेंज देने का मतलब 300 से 400 कर दिया गया, 300 से 400 बढ़ा दिया गया। ओके, क्या होगा भाई, है ना? तो आप इसमें लीनियर और एक्सपोनेंशियल छोड़ें, आप सिर्फ बताएं कि इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्लियर है? क्या होगा भाई? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से कॉपर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। ओके, तो ये होगा इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, डिक्रीज फॉर सिलिकॉन। अब ये जो बात लिखी हुई है लीनियर और एक्सपोनेंशियल, ये क्यों लिखा हुआ है? अभी अभी आपने सेमीकंडक्टर का एक्सपोनेंशियल इफेक्ट देखा था वहां पे कंसंट्रेशन पे, तो वो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियल तरीके से प्रभाव था। किस पे? कंसंट्रेशन। बाई कंसंट्रेशन से ही तो आप इसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन से, तो एक्सपोनेंशियल तो था। ये लीनियर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस में, टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे लीनियर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की, वो दिखाता हूं मैं आपको ऐसे कि फॉर कॉपर कंडक्टर के लिए जो डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे, ये रिलेशन था, है ना? और ये ग्राफ आप खींचते थे तो लीनियर डिपेंडेंसी होती थी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ये, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का बढ़ना लीनियर, और ये एक्सपोनेंशियल है, ये है लीनियर डिपेंडेंसी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सिलिकॉन के लिए ये एक्सप्रेशन आज लिखा है हम लोगों ने, एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी, ये इसी कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू, है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर विच डिसाइड्स कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है? ओके, यहीं से हो जाता है। तो एक तो एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी हो गई, ये कह रहे थे। अब हम लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर में करंट कैसे क्रिएट होती है। तो करंट क्रिएट होने के दो कारण हैं, कंपोनेंट करंट्स हैं उसमें। एक इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन बैंड में, और होल्स के कारण, ठीक है, वैलेंस बैंड में। तो दोनों करंट जो हैं जब जुड़ेंगी तो रिजल्टेंट करंट बनेगी सेमीकंडक्टर में। तो आप देखो कैसे, यहाँ पे एक सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से ये सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया गया। अब इसमें करंट प्रोड्यूस हो गई, इससे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगी। और यहाँ पे एक करंट जो होल से दिखाई जा रही है और एक करंट इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चलेंगे तो होल्स इस तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट इधर ही प्रोड्यूस करेंगे, होल्स उधर जा रहे हैं तो करंट उसी तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों करंट एक दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों से मिलकर टोटल करंट बनती है। तो अगर टोटल करंट चाहिए तो ये लिखना होगा I = I + IH, ठीक है? तो यहाँ देखिए, तो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और करंट ड्यू टू होल्स, ऐसे। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा करंट का कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी का, है ना, NeAVD, है ना? तो वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ कंसंट्रेशन की बात आ गई ना, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लोगों को मालूम होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन का सेमीकंडक्टर में, तो उसी पे ये करंट डिफाइन की जाएगी। तो आप देखें ये NeAVD है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। तो देखें यहाँ पे दो है ना, होल्स और इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कारण है, ये कंसंट्रेशन होल्स का है, ठीक है? दोनों पे चार्ज बराबर होते हैं, ये लिखा गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है सेमीकंडक्टर का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम।
और इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग होगी, है ना, क्योंकि इसकी फ्रीडम ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये स्पीड जनरली स्पीड इसकी ज्यादा होती है, होल से होती है स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड डिफरेंट होगी। कंसंट्रेशन जो है ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन जो है सेम होगा, अब जब तक कि प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर प्योर नहीं होगा एक्सटेंसिक हो जाएगा तो ये कंसंट्रेशन भी डिफर कर सकता है। यहाँ पे जो रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं ये इंटेंसिक में तो कर रहे हैं लेकिन जनरलाइज हो जाएगा, ये रिलेशन दोनों में काम करेगा, एक्सटेंसिक और इंटेंसिक दोनों में, ठीक है। अगले स्टेप में ये देखें, यहाँ पे ये कॉमन लिया गया E इंटू ए, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। ओके, दो टर्म और डिफाइंड हो रहे हैं यहाँ पे, एक म्यू ई और एक देखें म्यू एच। ये जो टर्म है ये मोबिलिटी बोला जाता है, और मोबिलिटी का मतलब है फ्लो, है ना, कितना आसानी से फ्लो करेगा उसमें होल या इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा जा रहा है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। होता क्या है कि ये दोनों टर्म जो है ना, ये वैल्यूज, ये प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है, गिवन होती है, ये नोन होती है वैल्यूज। तो ये बेसिकली ये वैल्यूज इस बात को शो करती हैं कि कितनी फ्रीडम है। मोबिलिटी ऑफ कोर्स, मोबिलिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होल से ज्यादा होगी, अच्छा मोशन है उनका, है ना। तो ये वैल्यू यहां से पता चलेगा, ये वैल्यू देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो म्यू ई आपको म्यू एस से ज्यादा मिलेगी, ये वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर ये वैल्यू अवेलेबल है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें इसे लाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड और होल की स्पीड नहीं मालूम होती है, ये अवेलेबल नहीं होती आसानी से, है ना, ये वैल्यू। तो क्या किया जाए, फिर तो हटाना पड़ेगा ना इसे, वेलोसिटी को तो हटाना पड़ेगा, तो मोबिलिटी ले आए। अच्छा, मोबिलिटी का वेलोसिटी से एक संबंध देखें कैसे है, यहाँ देखें, यहाँ जो है ये E से इसका संबंध आप देखें, है ना, इससे E के साथ है ये, तो V अपॉन E इज म्यू ई, ठीक है। और यहां देखें ये VH अपॉन E इज म्यू एच, ठीक, ये है। तो ये E है क्या, E है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां जो आप फील्ड लगाते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो है। देखें ये मोशन कैसे शुरू होगा, मोशन तो तभी शुरू होगा जब फील्ड आएगी, यहाँ पे चार्ज का मोशन तभी शुरू होगा। तो आपने एक्सटर्नल सोर्स कर दी, यहाँ फील्ड लगा दी, वो फील्ड आप निकाल भी सकते हो जरूरत पड़ने पे। देखें V अपॉन L, तो इससे फील्ड आ जाएगी। तो फील्ड जो लगाए, फील्ड तो दोनों को एक ही मिली, किसको, होल्स को भी और इलेक्ट्रॉन को भी, सेम सेमीकंडक्टर में है। तो होल्स, ये चूंकि फील्ड दोनों को फोर्स एक जैसा मिल रहा है, तो जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, या जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो वही संबंध दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होने से ये मोबिलिटी ज्यादा होगी, उसी फील्ड पे, उसी फील्ड पे होल्स की स्पीड ज्यादा होने से होल्स की मोबिलिटी ज्यादा, है ना, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, यहाँ देखें, तो यहाँ V और VH को म्यू ई म्यू एच के टर्म्स में ये सब्स्टिट्यूशन दिया, तो ये रखा गया। देखें V की जगह म्यू ई इंटू ई, ये E आ जाएगा ना इस तरफ, और ऐसे ही देखें VH की जगह ये म्यू एच इंटू ई। ओके, अब अगले स्टेप में E भी कॉमन आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच और EAE, ये कॉमन आ गया। ये करंट है, ये करंट का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपने करंट का जो एक्सप्रेशन देखा, इसे याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये सारी वैल्यूज दे दें और सीधे करंट आपसे पूछ लें, ठीक है। ओके, अब आती है बात कि जब आपने यहाँ पे करंट का फ्लो देख लिया तो फिर कंडक्टिविटी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मकसद तो कंडक्टिविटी क्रिएट करना था ना, होता तो इंसुलेटर है, तो कंडक्टिविटी कितनी होगी, सेमीकंडक्टर की कितनी हो जाएगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते थे, याद करें, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रिलेशन होता था, जब उन्होंने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस पे, कंडक्टर पे, और यहीं पे कंडक्टिविटी डिफाइन की गई थी वहां कि रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। तो हम जा रहे हैं सिग्मा वैल्यू फाइंड करने इस सेमीकंडक्टर का, मतलब कंडक्टिविटी वैल्यू इसकी, ये कितनी होगी। चलें इसके लिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले को, रिलेशन को कुछ ऐसे पुट करते हैं। देखें सिग्मा इज इक्वल टू, ओके, सिग्मा इधर आ जाएगा, आर नीचे आएगा ऐसे, है ना, तो एल अपॉन आर है। तो क्या एक सब्स्टिट्यूशन और देखें, फिर ये आर कैसे रखा गया, वी अपॉन आई, वी और आई, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रही होगी वो ये पुट कर दिया गया। फिर ये आई ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये वी ए हो गया, है? और फिर देखें यहाँ ये वी का सब्स्टिट्यूशन किया गया,
E इंटू एल, ये जो फील्ड इसमें लगेगी ना उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके ये रख दिया गया, ठीक है। और फिर L और L कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा जो आया वो I अपॉन E है। इसको याद कर लीजिएगा एक तो, इसलिए क्योंकि कभी हो सकता है करंट सीधे बोल दें सेमीकंडक्टर में और फील्ड बोल दें तो यहां से आप निकाल सको, ठीक है। लेकिन अभी एक सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, वो क्या है, आई जो अभी निकाला था हम लोगों ने वो पुट करने जा रहे हैं, तब क्या होगा रिलेशन देखें सिग्मा निकालने का। यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे है ना आई, तो देखें ये रख देते हैं इसे, है ना, आई यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखें इसमें ई और ए कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये ई है ना नीचे, तो ए कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्या बचा भाई सिग्मा ई। ये कंडक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, जनरली इसी का इस्तेमाल होता है कंडक्टिविटी निकालने के लिए। तो इसमें ये सब बाकी क्वांटिटीज दी होंगी, ये सारी क्वांटिटीज दी होंगी, आपको फाइंड करना होगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, सीधे रखा फाइंड कर लिया, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और बता दें, ये फिर वही बात कहूंगा मैं कि ये फॉर्मूला जनरल चल रहा है, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी के लिए भी है ये। जहां तक इंट्रिंसिक का सवाल है, इसमें होल्स और ये जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनका कंसंट्रेशन बराबर होगा, लेकिन अभी एक्सट्रिंसिक की बात आएगी तो ये बदल जाएगा, तो गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनआई भी बोल सकते हैं, एनआई दे देंगे तो ये दोनों हो गए, दोनों एनआई हो गए, कब, ऑफ कोर्स एनआई बोल रहे हैं तो इंट्रिंसिक होगा, ऐसे ध्यान। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखें ये क्या है, the semiconductors to which some impurity are doping agent, impurity उसी को डोपिंग एजेंट भी बोलते हैं, तो some impurity or doping agent dopant has been added in extremely small amount, ठीक, extremely small amount, a few parts per million are called extrinsic semiconductors। देखें इसमें ये कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्योर था, उसमें जब किसी एजेंट को हम मिलाते हैं तो वो डोपिंग एजेंट कहलाता है, वो बेसिकली इम्प्योरिटी का काम करता है। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है यहाँ समझिएगा कि सेमीकंडक्टर खराब हो गया, इम्प्योर हो गया, हम जानबूझ के इम्प्योरिटी कर रहे हैं, मतलब कोई पर्पस होगा उसका, है ना, तो इम्प्योरिटी अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बल्कि डोपिंग ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, है ना, वो निगेटिव वर्ड हो गया इम्प्योरिटी, बहरहाल बोला जाता है तो बोलते हैं, चले। तो the semiconductor to which some impurity or doping agent has been added in extremely small amount, ये देखें ध्यान दीजिएगा, बहुत कम अमाउंट में, 1 in 10⁶, ये मिलियन है, और ये जो यूनिट दी जा रही है देख रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ये 1 मिलियन में 1, सिर्फ 1 पार्ट पर मिलियन, ऐसे वो ppm का मतलब ये है, बहुत कम कंसंट्रेशन इसमें डोपिंग की जाती है, और कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब देखें कारण क्या है, कारण क्या है डोपिंग करने का, उसका रीजन है, देखें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लोग यूज कर रहे थे, पर्पस तो आपने जान लिया, हमें कंडक्टिविटी चाहिए और इंसुलेशन भी चाहिए, कभी इंसुलेशन कभी कंडक्टिविटी। कंडक्टर नहीं चाहिए हमें क्योंकि वो हमेशा कंडक्टिविटी देगा, इंसुलेशन भी नहीं चाहिए क्योंकि कंडक्टिविटी होने ही नहीं देगा, तो हमने सेमीकंडक्टर ले लिया। अब उसके साथ एक प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर के साथ, चलें अगर इंसुलेशन की तरह काम कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब भी उसे कंडक्टिविटी क्रिएट करनी होगी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से हीट उसे करना पड़ेगा, तो ये तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई ना। जितने भी इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रूम टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बने होते हैं, लगे होते हैं, उसमें वाल्व लगे होते हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसे बार बार गर्म करना पड़े, कि आपको मोबाइल यूज करना है तो पहले उसे गर्म कर लें तब यूज करें, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप तो इतना यूज करते हो कि वैसे ही गर्म हो जाता हो, ठीक है। तो ये नहीं ना होगा, मतलब ये वैसी बात की मैंने कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ये नहीं करना है कि बार बार आपको हीट करना पड़े तब वो कंडक्टिविटी क्रिएट हो, तो उसे प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही उसमें कंडक्टिविटी हो, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टर नहीं लगा देना है हमें इतनी बड़ी कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी चाहिए। और रूम टेम्परेचर पे तो क्या करते हैं उसमें कि जो सेमीकंडक्टर का जो बैंड देखा था आपने, उसमें कंडक्शन बैंड खाली पड़ा हुआ था रूम टेम्परेचर पे। अब हम जब उसे गर्म करते थे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकले, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो गर्म करना पड़ता था उसे,
और निकल के इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में आया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक ना करना पड़े, पहले से ही कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दें, है ना, बाहर से रख दें, ज्यादा नहीं, थोड़े से चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी कंडक्टिविटी चाहिए, ज्यादा होती तो कंडक्टर से काम चला लेते, हमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं कि कंडक्शन बैंड में बाहर से इंतजाम कर देते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं बाहर से। वही कहा जा रहा है ना, डोपिंग की गई, इंप्योरिटी मिलाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को उसमें क्रिएट करना, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को मिला देना, है ना, जिससे कंडक्टिविटी क्रिएट हो जाए। ज्यादा नहीं मिलाना है, ये देखें, बस इतना इतना कम मिलाना है कि उसमें जरा सी कंडक्टिविटी रहे। ज्यादा होता तो कंडक्टर बन ही गया, तब वो नहीं करना है हमें। तो हमें थोड़ी कंडक्टिविटी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इसमें इंप्योरिटी मिलाना है और इलेक्ट्रॉन को डालना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें डाला जाएगा, ऐसे उठाएं और कंडक्शन बैंड में ऐसे रख दें, ऐसे होता है। तब कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन अलग से नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें एटम की डोपिंग की जाती है। उसमें क्या करेंगे, दो तरीका है। एक तो पहले तो इलेक्ट्रॉन बनाए उसने कंडक्टिविटी के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कि अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था पूरा कि कैसे वो अरेंज हुए थे एटम्स सिलिकॉन के, है ना। तो उसमें क्या था कि चारों, एक सिलिकॉन के चारों तरफ सिलिकॉन था, तो सबने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया था। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से सब जो है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे। अब उसमें जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था। अब ये नहीं करना है, हमें पहले से ही फ्रीडम चाहिए, बॉन्ड मत ब्रेक होने दो पहले से ही। तो क्या करते हैं कि उसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट, पेंटावैलेंट एलिमेंट जो है उसे लिया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। जैसे क्या हो सकता है, एंटीमनी, एंटीमनी होगा ना पेंटावैलेंट, उसे उसमें एटम को उसमें डाल दिया, एटम की डोपिंग की गई, उसी को बोलते हैं डोपिंग। तो उसमें क्या हुआ कि अगर मान लें सपोज एक एटम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, किसमें, सिलिकॉन में, तो क्या होगा कि एक एटम अगर इंट्रोड्यूस किया, अब इतने, बल्कि ऐसे देखें, उसके 1 मिलियन एटम में, किसके, सिलिकॉन के, सिर्फ एक एटम एंटीमनी का इंट्रोड्यूस कर दे, तो आप क्या प्रोबेबिलिटी देखते हो, यही तो होगा कि उसके चारों तरफ क्या होंगे, एक एंटीमनी होगा, उसके चारों तरफ सिलिकॉन होंगे, है कि नहीं। तो अब होगा क्या कि वो भी तो बॉन्ड बनाएगा ना सिलिकॉन्स के साथ। तो बॉन्ड जब बनाएगा तो उसके तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों तरफ से वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका तो पूरा हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने बना दिया, 8 हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक का बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा भाई। 4th होते तो 4 का फोर्स हो जाता, चारों तरफ 4 एटम लेके तो कंप्लीट हो जाता। लेकिन इसमें क्या हो, इसमें एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसके 5 में से 4 तो बॉन्ड बना लेंगे और एक जो है फ्री हो जाएगा, वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। तो अपने आप वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो फ्री हो गया। तो जैसे ही आप एक सिलिकॉन में एक पेंटावैलेंट, टेट्रावैलेंट में एक पेंटावैलेंट एटम जैसे ही डालते हैं, तो उस एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है। ऑफर नहीं है कोई, ये इसमें मिल जाता है अपने आप, दिखाते हैं कैसे। तो उसमें ये कह रहे हैं, देखें कि डोपिंग एजेंट्स आर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट भी, होल से भी तो कंडक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो वो भी देखा जाएगा। फिलहाल हम पेंटावैलेंट का देखते हैं। तो इसमें ऐसे हुआ, देखें। तो अब आती है बात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। दो तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन, अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहो, देखो आपने देखा था कि कंडक्टिविटी दो तरीके से हो सकती है, होल से भी और इलेक्ट्रॉन से भी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर दिया बिना बॉन्ड को तोड़े हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हुआ का क्या मतलब है कि होल्स नहीं क्रिएट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। तो कंडक्टिविटी किससे क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन से। तो इसीलिए इसे एन टाइप बोलते हैं, निगेटिव चार्ज से। और एक तरीका और था, उसमें यह था कि जैसे अभी ट्राइवैलेंट कहा गया आपसे, डोपिंग एजेंट ट्राइवैलेंट भी होते हैं। तो जैसे मान लें ट्राइवैलेंट में जैसे बोरॉन हो गया, अब बोरॉन को इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वो क्या करेगा, वो जाएगा अगर, तो चारों तरफ सिलिकॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बॉन्ड बना लेंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास जो बॉन्ड कंप्लीट करे, है ना। तो क्या होगा, वो डेफिशिएंसी होगी, तो एक बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अपने आप डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, जबकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, अधूरा बॉन्ड क्रिएट किया गया है। पहले क्या था, पहले बॉन्ड को ब्रेक करके अधूरा बॉन्ड क्रिएट कर जा रहा था, तो जब ब्रेक हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे थे। लेकिन अब नहीं है। अब जब आपने ट्राइवैलेंट एलिमेंट उसमें इंट्रोड्यूस किया,
तो उनने तो बॉन्ड बना लिया तीन ने मिलके, लेकिन चौथा खाली रह गया, अधूरा रह गया, तो अपने आप होल क्रिएट हो गया। तो एक बोरॉन के साथ, है ना, एक होल क्रिएट हो जाता है, तो एक्सेसिव होल्स हो गए। तो वहां कंडक्टिविटी किससे क्रिएट हो गई? होल से। तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब देखें एक्सट्रिंसिक क्यों बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा उसमें डॉपिंग की जा रही है, एक्स्ट्रा एलिमेंट डाला जा रहा है, बाहर से एक्सटर्नल आप कह सकते हो, एक्सटर्नल एलिमेंट उसमें डाला जा रहा है ना। तो एक केस ऐसा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन से कंडक्टिविटी क्रिएट हुई, एक ऐसा हुआ जिसमें होल से क्रिएट हो रही है, तो वही नेम दे देते हैं उसे। जो इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होती है उसे एन टाइप बोलने लगते हैं, निगेटिव टाइप, और जो होल से क्रिएट होती है उसे पी टाइप बोलने लगते हैं, पॉजिटिव टाइप। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं वो एन टाइप के लिए, तो कैसे बना होगा देखें। उसमें हुआ यह है कि सिलिकॉन का है ये पूरा, ये टेट्रावैलेंट पूरा एलिमेंट है ये। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे डॉपिंग हुई है बेसिकली। तो एक मान लें जैसे एंटीमनी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक, एंटीमनी बाहर से आया ये, तो अब चूंकि इतने कम कंसंट्रेशन में है, बहुत कम है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इसके चारों तरफ किसकी होगी? एंटीमनी की थोड़ी होगी, सिलिकॉन ही तो मिलेगा। तो इसके चारों जब सिलिकॉन मिला तो हुआ क्या कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, आप ध्यान दीजिएगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड वाले जो दिख रहे हैं ना, ये इसके साथ 1 2 3 4 5 है। तो इसमें 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, जैसे देखें ये इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, ऐसे ये दोनों बॉन्ड में है और ये दोनों बॉन्ड में है, ऐसे ये बॉन्ड में हो गए, एक फ्री हो, बॉन्ड कंप्लीट है, एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो इसीलिए ये एन टाइप हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। अब जितने एटम आप इसमें मिक्स करोगे किसके, पेंटावैलेंट, उतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फ्री। तो आप देखें यहाँ पे जैसे एक और दिखाते हैं, ये यही है फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टॉपिक, ये दिखाया गया। जैसे यहाँ पे आया तो देखें यहाँ भी एक फ्री हो गया। तो जितने एटम आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जितना कंसंट्रेशन आप डॉपिंग का करोगे, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा आपको, ये होता है। ठीक है, तो अब मान लें इसे बैंड डायग्राम इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखें। तो इसमें बैंड डायग्राम ये देखें दिखा रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डॉपिंग ये सब आ रहा है। ठीक, अच्छा ये देखें एक चीज और, तो इसमें ये हुआ कि ये तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो गए, कंडक्टिविटी क्रिएट कर दिया इन्होंने तो थोड़ी बहुत। अब होता क्या है कि जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतनी क्रिएट हो गई है, इससे जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही हम लोग डॉपिंग करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस बनेंगे उसमें कभी हैवी डॉपिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रांजिस्टर बनाने में, उसमें कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे जिसमें बहुत कम डॉपिंग की जरूरत है, किसी में हैवी डॉपिंग की जरूरत है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा कर लेंगे हम लोग, है ना, उसी तरह से कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात ध्यान दें, ये डॉपिंग से तो क्रिएट है, लेकिन एक फिनोमिना यहाँ चलता रहता है, वो क्या, बॉन्ड ब्रेक होने का। बॉन्ड कुछ नेचुरल तरीके से ब्रेक होते रहते हैं, आपने बाहर से गर्म नहीं किया, अब जरूरत नहीं है इसको गर्म करने की, हीट देने की, इसमें तो कंडक्टिविटी क्रिएट कर दिया आपने। लेकिन अगर मान लें नेचुरल तरीके से कुछ बॉन्ड ब्रेक हो, जैसे कहीं से एनर्जी मिल जाती है कभी कभार, तो एनर्जी मिलती है, तो अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उससे तो पेयर प्रोडक्शन होगा ही। तो मान लें जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो आप उम्मीद ये रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ होल्स भी मिलेंगे वहां पे, लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा, होल्स का बहुत कम होगा। देखें जैसे यहां कोई ब्रेक हो गया, ये देखें, तो होल्स भी क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन यहां पता चलेगा पेयर प्रोडक्शन से है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे वो होल्स को क्रिएट करके करेंगे, पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको बैंड डायग्राम में कैसे होगा। देखें ये स्थिति है डॉपिंग की, इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें अपना बॉन्ड है, इसमें नहीं ब्रेक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद देखें होल्स ना होने का क्या मतलब है, यहां पे ब्रेक हुआ नहीं है तो होल्स तो अपना जो है कोई बने नहीं है, तब भी यहां पे देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर से दिए गए, है ना, तो बाहर से आए तो डॉपिंग से आए, तो इनका कंसंट्रेशन अच्छा है, कंडक्टिविटी हो गई, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो कंडक्टर बन जाएगा, ये कंडक्टिविटी कम ही रखनी है, लेकिन रखनी है, रूम टेम्परेचर पे हो गया। अच्छा उसके अलावा अगर मान लें बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सपोज, तो देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल्स क्रिएट होंगे ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे, तो फिर क्या कहा जाएगा, कंपैरिजन करो तो होल्स भी होते हैं। देखें हर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों मिलेंगे, है ना, होल्स भी मिलेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, लेकिन कंसंट्रेशन अगर वो एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा होल्स के कंपैरिजन, और अगर वो पी टाइप होगा
तो होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बाहर से इंपोज किया गया है ये कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे बनता है। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। डोनर क्यों? डोनर इसलिए क्योंकि डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है ना। जो दूसरा आएगा वो पी टाइप जो होगा वो एक्सेप्टर टाइप बोलते हैं। एक्सेप्टर का मतलब है कि उसमें होल्स क्रिएट करने का मतलब उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की है, एक्सेप्टर की है। और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे होंगे, ऐसे खींच रहे होंगे, वो एक्सेप्टर टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये एन टाइप डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं इन्हें। नाम जरूर याद रखिएगा। क्या हुआ है कि पेंटावैलेंट डोपिंग लाइक एंटीमनी इन जर्मेनियम। अभी हम लोगों ने सिलिकॉन में एंटीमनी लिया था, यहाँ जर्मेनियम भी दिखाया जा रहा है। जर्मेनियम भी यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों बहुत यूज होते हैं, तो दोनों को लेते हुए चलते हैं यहाँ पे। जैसे ये जर्मेनियम का वही चीज दिखाया जा रहा है, तो जर्मेनियम में एक एंटीमनी हो गया, तो आप देखो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो वही दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आप डिस्कस कर लिया। तो ईच पेंटावैलेंट एटम डोनेट्स इजिली वन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर लेवल। एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे अभी नया, डोनर लेवल, अभी बताते हैं क्या। टू कंडक्शन बैंड विदाउट क्रिएटिंग अ होल, है ना। क्या मतलब हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो कैसे, बिना किसी होल को क्रिएट किए हुए, बिना बॉन्ड ब्रेक हुए ये दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक टर्म आया है ये डोनर लेवल, ये क्या है जरा जान लें, अभी बताते हैं हम आपको। इसमें और क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटीमनी बॉन्ड विद द 4 जर्मेनियम व्हाइल 5th रिमेन्स वेरी वीकली बाउंड टू इट्स पेरेंट एटम्स एंटीमनी। ये जो ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये जो लिखा हुआ है वीकली बाउंड, इसी से संबंध है डोनर लेवल का। देखें हुआ क्या, फिर से सुनो। जब सिलिकॉन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जर्मेनियम ले ले सिलिकॉन, है ना, तो मान लो वो सिलिकॉन था, उसमें जब एंटीमनी हमने इंट्रोड्यूस किया तो उसमें 4 तो उसके जो है बॉन्ड बना लिए, तो बॉन्डिंग में आ गए। लेकिन जो एक फ्री हुआ है वो अभी पूरा फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एंटीमनी के ऑर्बिट में है। यार ऑर्बिट में होना ही बॉन्डिंग होती है ठीक ठाक, अट्रैक्शन तो है ना उसका न्यूक्लियस से। तो किसका था वो इलेक्ट्रॉन, वो एंटीमनी का था, तो एंटीमनी के ऑर्बिट में तो है ही वो। ठीक है, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है अभी क्योंकि उधर से मिल नहीं रहा है। तो जब तक वो ऑर्बिट में है तब तक बॉन्डिंग है, लेकिन वो वीक पड़ चुका है, बॉन्डिंग उसकी आसानी से ब्रेक हो जाएगी। वो बॉन्ड में नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है, वो फ्रीडम है, लेकिन अभी पार्शियल फ्रीडम है उसका। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तब आता है जब उसका एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है, उस ऑर्बिट को भी छोड़ दे वो। तो कहते हैं कि जब तक उस ऑर्बिट को नहीं छोड़ेगा तब तक उसे हम कंडक्शन बैंड में नहीं रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा नीचे रखेंगे कंडक्शन बैंड से। देखें कैसे, यहां पे आपको दिखाते हैं। यहां पे ये देखें, यहां पे ये आ रहा है, ये डोनर लेवल होता है। हमने क्या किया था, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है सीधे कहां रख दिए गए थे, इसमें रख दिए गए थे ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन शुरू में जब आप डॉपिंग कर रहे हैं तो इस लेवल पे होते हैं, बिल्कुल पास ही में होते हैं कंडक्शन बैंड के। क्यों इस लेवल पे रखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। अभी लेवल नीचे होगा, फ्रीडम होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, लेवल बढ़ जाता है। तो यहां पे होने का मतलब है कि अभी भी वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं वो अभी भी किसके ऑर्बिट में है, एंटीमनी के ऑर्बिट में है। अब उसमें जरा सी एनर्जी देनी नहीं पड़ती। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप फील्ड लगाओगे, फील्ड भी तो एनर्जी देता है, तो फील्ड लगाया नहीं, बाहर से आपको गर्म नहीं करना है उसे। अब फील्ड लगाया नहीं कि फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंस कम होता है, तुरंत यहां से आ जाते हैं। तो जो स्लाइड डिफरेंस था ना वो भी बता दिया गया है आपको, इससे कंफ्यूज ना हो। डोनर लेवल देखें, इसमें लिखा हुआ आ रहा है ये कि ईच पेंटावैलेंट एटम डोनेट्स इजिली वन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर लेवल, है ना, टू कंडक्शन बैंड। डोनर से कंडक्शन बैंड में आना है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन। इतना 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जानते हैं आयनाइजेशन क्या मतलब होता है? आयनाइजेशन क्या मतलब होता है? फ्रीडम। चार्ज एटम को आयनाइज करने क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें जो आयनाइजेशन के लिए एनर्जी जो चाहिए, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, वो बहुत कम है। कितना है ये देखें, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत कम एनर्जी है। वो स्लाइड ये वाली है, ये एनर्जी, इसमें ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत स्लाइट होती है, जो आसानी से ओवरकम कर ली जाती है। जैसे ही फील्ड लगाया आसानी से आ जाएगा, तो ये पूरी फ्रीडम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, जो बातें यहां पे हुई थी ध्यान से सुनिएगा।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर है, हमें उसमें कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्शन बैंड खाली है, हमने उसमें डॉपिंग की, डॉपिंग पेंटावैलेंट की, पेंटावैलेंट डॉपिंग होने से क्या हुआ, उसका जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेंटावैलेंट एलिमेंट के, उसका एक इलेक्ट्रॉन 4 तो बॉन्डिंग में चले गए, लेकिन एक फ्री हुआ, लेकिन फ्री है, लेकिन अभी भी वो ऑर्बिट में है। वो जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो डोनर लेवल में रहेगा, और डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में आने में दिक्कत नहीं है, जरा सा एनर्जी गैप है, जैसे ही आप फील्ड लगाओगे फ्री हो जाएगा, फ्री होते ही वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, ये बताया गया। तो डोनर लेवल वो कंडक्शन बैंड के पास होता है इसमें एन टाइप में, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। अब यहां पे बात आ गई करंट के कैरी करने की, तो करंट तो दोनों कैरी कर रहे थे, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, तो इसमें होल्स तो बहुत कम है, होल्स तो बहुत कम है, तो इससे जो करंट क्रिएट होगी वो तो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, थोड़ी सी होगी, जरा सी, और यहाँ पे जो होगा इससे करंट ये काफी ज्यादा होगी। तो इसमें कहते हैं कि जो मेजर पार्ट करंट का होता है वो जो चार्ज कैरी कर रहे हैं उसी को मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं। तो एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है ना, तो इसीलिए एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैरियर किसके, करंट के, करंट के कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, ये कंसंट्रेशन जरा सा दिमाग में रखिएगा, यही है, Ni इज मच मच ग्रेटर देन NH, एन टाइप है ना, इसलिए इसीलिए क्या होता है कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है Ni का, वो ऑलमोस्ट यही मान लेते हैं कि वो Nd से क्रिएटेड है। Nd का मतलब है जो बाहर से डॉपिंग की कंसंट्रेशन। क्यों, देखें वास्तव में जरा ध्यान दीजिएगा उस पर, उस वजह कि जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था तो बेसिकली डॉपिंग तो इतनी हुई थी ना, ये तो बॉन्ड ब्रेक होने से है। तो ये जो कंसंट्रेशन है किससे क्रिएटेड है, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स मान ले फॉर टाइम बिंग इस समय दिख रहे हैं आपको, इससे बाहर से, तो वो कैपिटल N है। कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है वो डॉपिंग का कंसंट्रेशन, जो एंटीमनी आपने लगाया था ना उसमें मिक्स किया था पीपीएम में, वो कंसंट्रेशन है ये कैपिटल Nd, ठीक है। लेकिन उसको लगभग Ne के बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं, ये नेग्लिजिबल होता है ये। तो हम ये मान लेते हैं कि जितना डॉपिंग हम कर रहे हैं उतना ही कंसंट्रेशन पे लगभग हम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि कभी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन दे देते हैं तब तो ठीक है, अगर मान ले डॉपिंग का कंसंट्रेशन दें तो आप इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे। वो बेसिकली डॉपिंग का आपको मालूम है आपने कितना मिलाया उसमें इम्प्योरिटी, वो मालूम होता है, तो लगभग उसी के बराबर Ni को ले लेता है, ये करते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली, तो ये गिवन होगा, आप ये मान लीजिएगा उसे, ठीक है। इन अ N-type semiconductor, which of the following statement is true? सिंपल है तो क्वेश्चन सीबीएसई का, ठीक है। हाँ, तो होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डॉपेंट्स, ठीक है, N टाइप। P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देखें क्या P टाइप, वही सिलिकॉन का एलिमेंट है ये पूरा, है ना। अब की बार यहाँ डॉपिंग जो होगी वो ट्राईवैलेंट, तो उसमें ये देखें ट्राईवैलेंट डॉपिंग जो हुई वो देखें बोरॉन, तो बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो अब ये तो बॉन्ड बना लिया, अगल बगल जो सिलिकॉन है उनके साथ इसने बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, तो ये देखिए डेफिशिएंसी रह गई, तो ये अधूरा बॉन्ड रह गया। जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे एक बॉन्ड अधूरा रह जाएगा, और अधूरा बॉन्ड का मतलब एक होल, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। इसका मतलब जितने बोरान इसमें मिक्स करेंगे उतने ही होल्स अपने आप क्रिएट होते जाएंगे बिना बॉन्ड के ब्रेक हुए, यानी कि बिना पेयर प्रोटेक्शन के। इस होल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फ्री, ये होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब जैसे मान लें ये होल ड्यू टू डॉपिंग ये क्रिएट हुआ, यहाँ पे बोरान ये लगाया एक, है ना, एक होल फिर क्रिएट हो गया। तो जितने आप एटम इंट्रोड्यूस करते जाओगे, है ना, उतने होल्स क्रिएट होते जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ये भी फिनोमिना चलता है भाई, ये तो एक्स्ट्रा होल्स आपने क्रिएट कर दिया है, यहाँ तो कंडक्टिविटी आप होल्स के जरिए चाह रहे हो, ठीक। और अगर बॉन्ड ब्रेक होता है कोई, मान लें,
तो फिर वो पेयर प्रोडक्शन होगा, इससे एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि रहेंगे दोनों, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा और होल्स इसमें भी, लेकिन इसमें होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। होल्स किस में दिखते हैं? वैलेंस बैंड में। तो बैंड तो वैलेंस बैंड में आप देखिए। अब यहाँ वैलेंस बैंड जो है, इसमें पहले से ही होल्स होने क्या मतलब है, अधूरे बॉन्ड होने क्या मतलब, क्रिएट किया गया। इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थोड़ी है यहाँ पे, तो ये क्रिएट किया गया बाहर से डॉपिंग करके। ट्राईवैलेंट एलिमेंट, तो जितने इसमें होल्स दिख रहे हैं उतने एटम आपने इसमें ट्राईवैलेंट मिलाया है, ठीक। ओके, तो होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब बॉन्ड अगर ब्रेक होता है कोई, तो उससे जो थोड़े बहुत होल्स क्रिएट हो सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। ये देखें, ये ब्रेक होने से हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि कंसंट्रेशन होल्स का ज्यादा होगा, तो इससे कंडक्टिविटी बेहतर होगी, है ना। ओके, तो बात ये, अगर हम पी टाइप में बात करें तो इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होल्स जो हैं वो चार्ज को खींचते हैं अपनी तरफ, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो एक्सेप्टर टाइप होता है ये। वही बात आ रही है कि ये ट्राईवैलेंट डॉपिंग लाइक बोरान इन जर्मेनियम अगर मान लें यूज करें, तो इसमें ये बोरान लगा के ये होल्स क्रिएट किया गया है, ठीक है। और इसमें भी लेवल होता है, जैसे डोनर लेवल था, यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल बोला जाता है, क्योंकि वो डोनेट कर रहा था, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टर लेवल ये होता है, जब तक जो है इसे सर्किट में आप नहीं लगा दोगे, तब तक जो है होल्स जो है एक्सेप्टर लेवल पे डिफाइंड होंगे, और जैसे ही आप इसमें सर्किट लगाएंगे, ये होल्स जो है आपको वैलेंस बैंड में दिखने लगेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी, बहुत स्लाइट एनर्जी गैप होता है, जैसे डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड में था। तो डोनर लेवल का संबंध किससे था? कंडक्शन बैंड पे, तो उसके पास था। इसका जो है एक्सेप्टर लेवल का संबंध वैलेंस बैंड से होगा, क्योंकि होल्स के पास होगा ना, यस। तो ये एनर्जी गैप होता है, एक्सेप्टर लेवल बोलेंगे इसे। तो मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ करंट आर होल्स इन पी टाइप, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कंपेयर कर लें आपकी बार, होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसीलिए जो डॉपिंग होगा उसका कंसंट्रेशन लगभग होल्स के बराबर होगा, कंसंट्रेशन के बराबर, ठीक है। तो ये दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप और पी टाइप, बहुत यूज किए जाएंगे। ऐसी वैसे क्वेश्चन जवाब दें। क्लियर दिख रहा है ये, है ना। तो इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मटेरियल शोन बिलो, द ओपन सर्किल्स एंड फील्ड सर्किल्स डिनोट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द मटेरियल इज AN, है ना। तो क्लियर दिख रहा है, इसमें वैलेंस बैंड है ये, उसमें होल्स पहले से ही क्रिएटेड है ना। तो होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो पी टाइप हो गया एक्सट्रिंसिक, ठीक। सेक्शन देखें, आज आपने तीन प्रकार के कंसंट्रेशन देखे, एक तो इंट्रिंसिक, और अभी आपने एक्सट्रिंसिक में Ne और NH ये। अच्छा देखें, अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये फॉर्मूला क्या है, रिलेशन, आपको बस इसका यूज आना चाहिए। मैं बताता हूं ये क्या है, देखें। Ni है कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थर्मली क्रिएटेड कैरियर्स। आप जानते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी नहीं होती है, जब तक आप उसे गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं कंसंट्रेशन उसमें ये मिलेगा, ये फ्रीडम वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसीलिए लिखा हुआ है थर्मली क्रिएटेड कैरियर्स, ठीक है। अच्छा, जब आपने उसे एक्सट्रिंसिक बनाया तो आपको रूम टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन मिलना शुरू हो गया फ्री चार्जेस का, है ना। तो Ne जो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और NH जो है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो इस समय इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इन दोनों का संबंध एक्सट्रिंसिक से है, और ये इंट्रिंसिक यानी कि यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है एक्सट्रिंसिक को इंट्रिंसिक से। क्या मतलब हुआ? असल में शुरू में जब सेमीकंडक्टर होगा तो इंट्रिंसिक ही तो होगा। आपने सिलिकॉन लिया तो इंट्रिंसिक होगा, तो उसका ये वैल्यू मालूम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर। जो सिलिकॉन आया अभी पी और एन टाइप नहीं बना है, तो उसमें कंसंट्रेशन गिवन होगा Ni, ठीक। अब आती है बात कि आप उससे पी टाइप बना रहे हो या एन टाइप बना रहे हो। तो आपने मान लें उसमें आपने क्रिएट किया, मतलब एन टाइप बना रहे हैं आप, तो उसमें आपने डॉपिंग कर दी। तो डॉपिंग करते ही आपको पता चल जाएगा Ne, जो कंसंट्रेशन कैपिटल ND था ना डॉपिंग वाला, वो क्या बन जाएगा? Ne हो जाएगा। तो आपको Ne मालूम हो गया, और Ni मालूम था,
अब आप जानते हो कि आपने उसे एन टाइप बनाया है तो उसमें आपको एन ही मालूम हो गया है, लेकिन जो बॉन्ड ब्रेक होने से होल्स जो क्रिएट हो रहे थे थोड़े बहुत, वो कंसंट्रेशन तो मालूम नहीं है। अगर मान लें वो भी कंसंट्रेशन आपको निकालना हो, जैसे माइनॉरिटी वाला, मेजॉरिटी आपको मालूम हो गया। देखो फिर से बोल रहा हूं, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका कंसंट्रेशन आपको एनआई मालूम है, ठीक, वो हो गया एनआई, वो अलग हो गया। अब उसमें जब आपने डोपिंग की तो आपको मेजॉरिटी कैरियर मालूम है, जैसे पेंटावैलेंट बनाया तो आपको निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का मालूम है, आप चाहते हो माइनॉरिटी का भी पता चल जाए कंसंट्रेशन, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा। ये फॉर्मूला जो है दोनों को रिलेट करता है, एनआई मालूम है, एनई मालूम है, एनएच निकाल लो, और अगर पी टाइप बना रहे हो तो एनएच मालूम है, एनए निकालो, सिंपल सा यूज है इसका। मेजॉरिटी मालूम होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो, इसलिए ये यूज होता है। ये प्रूफ फॉर्मूला है, आप यूज करेंगे, कल भी आपको दिखाता हूं इसमें। अब प्योर एसआई क्रिस्टल, वही प्योर का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक, हैविंग 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ये इसका अपना एटम की काउंटिंग दी है, एटम का कंसंट्रेशन है, इकाई मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं, ओके। आगे कह रहे हैं इज डोप्ड बाई 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक, ठीक है, क्या दिया है ये, करेक्ट, ये दे दिया। इसमें पेंटावैलेंट है ना, तो ये कंसंट्रेशन यहां से जो आप निकालोगे, अभी कंसंट्रेशन दिया नहीं, निकालना पड़ेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, एनी, तो एनी मालूम हो जाएगा आपको, है ना। कैसे निकालेंगे एनी, ये 1 ppm है ना, तो 10⁻6 में 1, तो इतने में कितना, इसके 10⁻6 एटम में एक मिलाया गया है ना, तो 10⁻28 में कितना, तो डिवाइड कर दोगे 10⁻6 से, तो ये आ जाएगा, ओके, एनी आ गया। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो एनी तो निकाल लिया आपने, होल्स कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर्मूले से, है ना। तो आप इसमें देखें एनआई दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, वही एनी इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, उससे निकाल लें। तो पहले हम लोग एनी तो निकालें, तो एनी ऐसे होगा, आप देखो, एनी इज इक्वल टू एन डी, जितनी डॉपिंग की गई, और डॉपिंग कितनी की गई है देखें, 1 ppm, तो ऐसे लिखते हैं 1 ppm ऑफ 5 × 10⁻28, 1 ppm का मतलब है कि 1 × 10⁻6, तो आप डिवाइड करो 10⁻6 से, इससे जो कंसंट्रेशन आएगा ये देखें, है ना, 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब, है ना, ये आ गया एनी। जितने एटम आपने मिलाए हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का भी कंसंट्रेशन यही होगा, ठीक, लगभग उतना ही है, ओके। जब एनी आ गया तो अब इस फॉर्मूले को यूज कर लें, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसमें NH इज इक्वल टू NI स्क्वायर अपॉन NE, तो NI जो है ये दिया है, इसको रख लो आप 1.5 × 10⁻6 और ये डिवाइड कर दो और कैलकुलेट कर लिया इस ऐसे आता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का हमें जवाब दें जो कभी पूछा जाता है, उसमें यह है कि वो सेमीकंडक्टर तो आप जानते हो सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है, जो भी कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर, वो सब न्यूट्रल है। जब हम डॉपिंग किए, मान लें सिलिकॉन था, तो उसमें हमने उसे पी टाइप बनाया, तो जब हमने डॉपिंग की तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या वो निगेटिवली चार्ज हो गया, ये पूछा जाता है। नहीं, वो निगेटिव चार्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलाया है, बल्कि एटम डाला है, आप पूरा एटम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एटम तो न्यूट्रल है ना, तो एटम आप उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफाइंड हो रहा है। ये थोड़ी है कि आप इलेक्ट्रॉन उसमें मिला रहे हो, तो बाहर से चार्ज नहीं डाल रहे हो, आप पूरा एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें ये चाहे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, कोई सा भी हो, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप, ये मत कहते हो चार्ज है, न्यूट्रल होता है वो।